नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच बेहद गंभीर समय में और बेहद गंभीर मसले को लेकर के। मेरे दोस्त, युद्ध चल रहा है दुनिया में और मैं समझता हूं और लोग भी ये मानने लगे हैं और लोगों का भी अनुमान अब यही है कि हो सकता है कि ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाए और ये तृतीय विश्व युद्ध दुनिया को समाप्त कर दे। ये लोगों का अनुमान है और लोग ऐसा सोचने लगे हैं और सोचने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि परिस्थितियां कुछ इसी तरह बन रही हैं। खैर, इस बात अब ये यहां तक सोचने से पहले आपको और भी बहुत सी बातें जाननी पड़ेंगी और सोचनी पड़ेंगी। मेरे दोस्त, युद्ध में क्या चल रहा है, युद्ध में किसकी विजय हो रही है, कौन किसको मार रहा है, ये आप बहुत से माध्यमों से जो कम से कम सही न्यूज दिखाते हैं उनके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आपको पता चल रहा होगा। आपको पता है, डाबर मीडिया, सुपारी मीडिया, गोदी मीडिया, वो आपको कुछ नहीं दिखाई। रह गए आपके 56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो इस समय फ्लाइट मोड पर हैं और वो फ्लाइट मोड पर ही रहेंगे। वैसे तो अगर सच कहा जाए तो जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं वो फ्लाइट मोड पर ही हैं। वो बोलते हैं तो बस अपने अडानी के हितों को लेकर के दूसरों को समझाने या बरगलाने की कोशिश करते हैं कि आप चुप रहिए, मेरे वाले का हित होने दीजिए, बाकी तो और बोलते ही नहीं। वो हमेशा फ्लाइट मोड पर रहते हैं। फ्लाइट मोड का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, आपके मोबाइल में एक होता है जिसे आप फ्लाइट मोड में डाल देंगे तो कुछ आएगा नहीं, बाकी तो आप बकबक करते रहिए। कहने का मतलब वही है। नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से जो चाहे बोलते हैं, किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं और वो फ्लाइट मोड पर है। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, यानी फ्लाइट मोड पर है। कोई निर्णय लेने के काबिल नहीं रहे या नहीं ले पा रहे हैं या उनकी मजबूरी है, वो फ्लाइट मोड पर हैं। तो फ्लाइट मोड वाले आपके प्रधानमंत्री की बात का दुष्परिणाम क्या होने वाला है, इसको आपको समझना होगा और इसी वक्त, क्योंकि आगे विश्व युद्ध हो सकता है, पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है या कुछ एक बच भी सकता है। क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। आपके मतलब नरेंद्र, आपके प्रधानमंत्री, फ्लाइट मोड वाले प्रधानमंत्री के जो सपोर्टर हैं वो ईरान पर उंगली उठाते हैं। वो इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी की मजबूरी है अडानी, नरेंद्र मोदी की मजबूरी है एप्स्टीन फाइल। इसके लिए वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं, ट्रंप के साथ खड़े हैं। ट्रंप ने गला दबा रखा है अडानी का और इजराइल यानी नेतन्याहू ने बहुत सी ब्लैक मैटर्स इकट्ठा कर रखा है नरेंद्र मोदी का और उसके जरिए मजबूर बना रहा है उन्हें अपने पक्ष में फैसले लेने के लिए। वैसे ट्रंप और नेतन्याहू में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं, दोनों एक हैं। कहा तो यूं भी जा रहा है कि ट्रंप को भी नेतन्याहू ब्लैकमेल कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी किस खेत की मूली हैं, वो भी हो सकते हैं। और वैसे भी वो सबसे कमजोर दिल के आदमी हैं। सीना 56 इंच का हो सकता है लेकिन दिल उनका 56 ग्राम का भी नहीं है और ये तो उन्होंने साबित कर दिया। मेरे दोस्त, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ईरान इस समय मरो या मारो की लड़ाई लड़ रहा है। करो या मरो की नहीं, मरो या मारो, या तो मरना पड़ेगा, वो समझ चुका है, और या तो मारो। और इस समय खूब मार रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो मैं भी देख रहा हूं। उसके अनुसार जो सोशल मीडिया से समझ में आ रहा है, जो मीडिया के द्वारा छन छन करके खबरें आ रही हैं, जो अच्छे लोग, अच्छे पत्रकार हैं जिनके द्वारा आ रही हैं, उसके अनुसार तो ईरान कूट रहा है। उसने बड़ी चालाकी से युद्ध शुरू होते ही ख़ामेनी को तो खो दिया, लेकिन उनके जाने के बाद, उस शेर दिल इंसान के जाने के बाद ईरान एकदम खूंखार शेर बन गया है और टूट पड़ा है वो अमेरिका और इजराइल पर, स्पेशली इजराइल पर। मेरे दोस्त, बड़ी समझदारी से उसने सबसे पहले उसके हाथ पैर, अमेरिका के हाथ पैर और हाथ पैर काट दिया और आंख फोड़ दिया। वो कैसे, आप इस बारे में भी जानते होंगे कि ईरान के आसपास के जो देश हैं, मान लीजिए दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात या ऐसे मिस्र या जो भी देश हैं आसपास के, जहां अमेरिका ने अपने एयरबेस बना रखे थे और जिनके जरिए उन पर हमला करता, सबसे पहले उनको ही उड़ा दिया।
और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई कि इन देशों के लोगों ने वर्बली मतलब बात से शिकायत तो जरूर रखी कि ये गलत कर रहा है ईरान, लेकिन किसी ने पलटवार नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। क्योंकि वो देश जहां वो एयरबेस बना रखा था है अमेरिका, वो भी जानते हैं कि उनको मजबूर करके उनकी जमीन पर अमेरिका एयरबेस बना करके बैठा है, इसलिए वो भी रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं ईरान को, यानी पलटवार नहीं कर रहे हैं ईरान पर। ईरान उन देशों में जो एयरबेस थे, जो सैनिक अड्डे थे, सैनिक रहते थे, या जो भी आसपास के जहां से उस पर वार हो सकता था, उसने पहले उनको ध्वस्त कर दिया, आंखें फोड़ दी, हाथ पांव तोड़ दिया। इजराइल पर आंख मूंद करके मिसाइलें बरसा रहा है और डिक्लेयर कर चुका है कि उसके पास तो कई लाख मिसाइलें हैं, वो कई महीनों या सालों तक लड़ सकता है। वैसे भी ईरान के बारे में कुछ ऐसा ही कहा जाता है। और मैं समझता हूं अरब कंट्रीज के देशों में ईरान ही एक ऐसा देश था जो ताल ठोक कर अमेरिका के सामने अब तक खड़ा है। हां, कुछ एक वक्त था जब वहां भी अमेरिका का दलाल बैठा था, आपको पता होगा, जिसके लिए मोदी के समर्थक यह कहते थे कि ईरान ने 1971 या 65 में जो भी उस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन लड़ने नहीं आया था। हो सकता है पीछे से साथ दिया हो, लड़ने तो अमेरिका आया था 1971 में अपना बेड़ा लेकर के। रूस बीच में नहीं आया होता तो युद्ध करता अमेरिका के पाकिस्तान के साथ मिलकर के, और शायद युद्ध के परिणाम भी कुछ और होते जो हमारे हित में, हमारे हक में नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रूस ने दोस्ती निभाई। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रूस जैसे दोस्त का से दोस्ती तोड़ी, और उसी अमेरिका के लिए जो हमारे ऊपर पाकिस्तान के साथ मिलकर चढ़ा आया था लड़ने के लिए। लेकिन यहां ईरान को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहे हैं संगी या मोदी के भक्त कि ईरान ने कभी 1971 में, वैसे सच तो यह है कि ख़ामेनी के आने के बाद ईरान हमारे साथ दोस्ती का ही रिश्ता रखा, दोस्ती बहुत बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निभाया भी, कई मसलों पर, पाकिस्तान का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, या और भी बहुत से मुद्दों पर उसने दोस्ती निभाई भी, और अब तक दोस्ती बना रहा। हमें तेल भी दिया, सस्ते में तेल दिया, उधार तेल दिया, पैसे भी नहीं मांगे। ऐसी परिस्थितियों में वो हमारे साथ रहा। वैसे मोदी भी वहां जाकर के ही खिखी करके आ गए हैं, मतलब जबरदस्ती गले पड़ के आ गए हैं, लेकिन उनके मित्रता का कोई वैल्यू नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी के नहीं है, वो अपने, जिन्होंने उनको इस दुनिया में लाया उसके नहीं हुए तो हमारे आपके और इस देश के क्या होंगे। वो सिर्फ अडानी के हैं और अडानी के रहेंगे, और वही कर रहे हैं। खैर, उस पर नहीं जाते, आज का विषय अलग है। मेरे दोस्त, अब सवाल यह उठता है कि मैंने आज के टैगलाइन में यह डाला है कि ईरान की मिसाइलें भारत पर भी बरसेंगी। आप सुन करके चौंक जाएंगे और आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, और ईरान ऐसा नहीं है, ईरान ऐसा नहीं करेगा। आपका प्रधानमंत्री भले ही इजराइल के साथ जाकर के खड़ा हो गया, युद्ध के 2 दिन पहले जाकर के अपनी हाजिरी लगा के आ गया, इसके बावजूद भी ईरान कभी भारत पर वार नहीं करना चाहेगा। फिर सोचिए कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। यही सबसे बड़ी गूढ़ बात है, और यही नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम है। आप इसको समझिए, जो मैं कह रहा हूं वो निराधार नहीं है। उसको जब आप बारीकी से समझेंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप भी मान लेंगे कि ऐसा होगा। ईरान भी मजबूर होगा भारत पर मिसाइलें दागने के लिए, यानी भारत पर ईरान की मिसाइलें, भारत पर ईरान की मिसाइलें बरसेंगी, भारत पर भी ईरान की मिसाइलें बरसेंगी। ये परिस्थिति बनेगी। लेकिन ये परिस्थिति बनेगी कैसे, पहले ये समझिए। मेरे दोस्त, आप अच्छी तरह जानते हैं नरेंद्र मोदी क्या है। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आज अमेरिका के पीछे जाकर खड़े हुए हैं और फ्लाइट मोड पर हैं। लेकिन आगे परिस्थिति क्या बनेगी अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा, अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने रहे, इस्तीफा देकर हट नहीं गए। इसका एक ही निदान है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें, सारी समस्याएं और सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। हम जबरदस्ती इस युद्ध में घसीटे जाएं, ये सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी नेतृत्व परिवर्तन के बाद, यानी नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के बाद। लेकिन ये परिस्थितियां बनेगी कैसे, इसको समझिए मेरे दोस्त। बहुत साफ बात है, ईरान ने अपने आसपास के देशों पर, उनके बेसों पर हमला किया, लेकिन उन देशों पर हमला नहीं किया। उन देशों ने विरोध जताया लेकिन पलटकर वार नहीं किया, यानी युद्ध करने के लिए अमेरिका के साथ जाके नहीं खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, ये परिस्थितियां अब आपको आगे समझनी पड़ेगी कि अमेरिका का अगला, अगर ये और युद्ध जो कि लंबा चलने वाला है,
तो आगे परिस्थितियां क्या बनेगी? अमेरिका नरेंद्र मोदी को कहेगा, नरेंद्र मोदी से भारत का एयरबेस मांगेगा। अब आप सोच कर देखिए, ये बात नरेंद्र मोदी के लिए भी है। मोदी जी, आप भी सुनिए, अगर आप तक ये बात पहुंचे, ये कोई ना कोई किसी न किसी तरह से आपको पहुंचाए, तो आप में ये हिम्मत नहीं है कि आप ट्रंप को इनकार कर दें कि मैं भारत की जमीन युद्ध के, ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं है, आप में वो जज्बा नहीं। आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, आप व्यक्तिवादी हैं। आपके लिए पॉसिबल नहीं। आपने खुद कहा है आप गुजराती हैं, इसलिए आपके खून में व्यापार है, आप व्यापारी हैं। आप अपने अडानी के व्यापार को बचाने के लिए, अडानी का गला बचाने के लिए अपना एयरबेस अमेरिका को प्रयोग करने के लिए दे देंगे। उस स्थिति में जब ईरान अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर मिसाइलें बरसा सकता है उन बेसेस को उड़ाने के लिए, तो भारत के उन बेसों पर जहां अमेरिका की फ्लाइट उतरेगी, फीलिंग करेगी या वहां से युद्ध का संचालन करेगी, उस पर ईरान को मिसाइल दागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। यानी ईरान मजबूर होगा भारत के उन बेसेस पर मिसाइल हमला करने के लिए जिसको आप अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे, और आप दे देंगे, यह तो निश्चित है। ऐसी स्थिति में न चाहते हुए भी भारत युद्ध में उतरना पड़ेगा या घुस जाएगा। अब अगर भारत इसे दिल पे लेगा या अपनी संप्रभुता पे लेगा, तो उसे इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। तो निश्चय ही अगर आप प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे, तो आप निश्चय ही अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर वार करेंगे। यानी आप न्याय की लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, आपसे वो होगा नहीं। और आप इप्स्टीन फाइल में फंसे हैं और आपका यार ट्रंप के फंदे में, और इस परिस्थिति को अपने हक में लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप देश की कुर्बानी दे देंगे, यानी देश को युद्ध में झोंक देंगे। अगर अमेरिका यहां के बेसिस का इस्तेमाल करेगा जब मांगेगा और आप दे देंगे, तो उस स्थिति में भारत न चाहते हुए भी युद्ध में उतरने के लिए, युद्ध में धकेल दिया जाएगा आपके जरिए, आपके द्वारा। ईरान मजबूर होगा भारत पर मिसाइल दागने के लिए। भारत अगर अपने आन बान शान पे आएगा तो पलटवार करेगा। आप रहेंगे तो वो अमेरिका और इजराइल पर तो मिसाइल नहीं दागेगा, वो ईरान का साथ तो नहीं देगा, तो वो अमेरिका और इजराइल का साथ देगा। यानी अनजाने में ही हम इस विश्व युद्ध में हमें ढकेल दिया जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री बने रहते हैं, आप इस कुर्सी पर रहते हैं, तो मैं पूरे राजनीतिक समाज से, पक्ष से, विपक्ष से, आम आदमी से, वक्ताओं से, सुप्रीम कोर्ट से, इस देश के सभी इंटेलेक्चुअल से यह सवाल करता हूं कि मैं जो ये बात कह रहा हूं या जो उठा रहा हूं, इस बात में दम है या नहीं। परिस्थितियां अगर युद्ध की लंबी चली तो अमेरिका मजबूर होगा भारत से एयरबेस मांगने के लिए, लेने के लिए। वो पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान इनकार कर सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल जब युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान भले ही कटोरा लेकर अमेरिका के सामने खड़ा रहता है, फिर भी उसने मुखालफत की। वो भले ही भिखारी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो अमेरिका को शायद एयरबेस देने से इनकार कर दे। लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार कर पाएं, व्यक्तिगत अपने हितों को ध्यान में रखकर, क्योंकि आप अपने लिए और अपने अडानी के लिए जीते हैं और आप व्यापारी हैं। आप अपना नुकसान होने नहीं देंगे। भारत चाहे जाए भाड़ में, तो आप एयरबेस अमेरिका को दे देंगे। न चाहते हुए भी भारत को इस युद्ध में उतरना पड़ जाएगा, क्योंकि न चाहते हुए भी ईरान को भारत पर मिसाइलें दागनी पड़ेंगी। अगर वो अपने पड़ोसी देशों पर मिसाइलें दाग सकता है, उनके बेसेस को उड़ा सकता है अमेरिका के, तो भारत में अगर अमेरिका बेस बनाएगा तो ईरान चुप नहीं रहेगा। तब उसे मजबूरन भारत के उन बेसेस पे हमला करना पड़ेगा जिसका इस्तेमाल अमेरिका करेगा, इजराइल करेगा। अब सबसे बड़ी समस्या, इतनी बड़ी समस्या का, अंतरराष्ट्रीय इतनी बड़ी समस्या का जाने अनजाने में हम युद्ध में घसीट दिए जाएं, जाने अनजाने हम विश्व युद्ध का हिस्सा बन जाएं, जाने अनजाने हम अपने आप को खत्म कर लें, बर्बाद कर लें, या युद्ध में शामिल हो जाएं। हम ऐसा क्यों करें? सिर्फ आपकी गलत नीतियों के कारण, या आपको और अडानी को बचाने के लिए? हम देश की कुर्बानी, इस देश से मैं यह आह्वान कर रहा हूं कि सोचिए, इस देश की कुर्बानी नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हितों के लिए कोई क्यों देगा? यह देश क्यों देगा? क्योंकि यह सच है
कि नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं, ट्रंप के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत आज भी ईरान को अपना दोस्त मानता है और ईरान के साथ खड़ा है दिल से। ऐसी परिस्थिति में आपका प्रधानमंत्री बनना ही इस देश के लिए खतरा बनेगा। अब इसका निदान क्या है? अगर इस देश के लोग, समझदार लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा समझदार समझते हैं, अगर वो सवाल पूछे कि इसका निदान क्या है, तो एकमात्र एक ही निदान है। नरेंद्र मोदी, अगर आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, आप इस्तीफा दे देंगे, ऐसे हालात में अमेरिका किससे मांगेगा और किसको ब्लैकमेल करेगा? आपको ब्लैकमेल करने से रहा, फिर आपकी बात तो रही नहीं। और जो भले ही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हो, लेकिन जो भी नेतृत्व अगला होगा वो डेफिनेटली अमेरिका को एयरबेस नहीं देगा और इनकार करेगा। उसके बाद भी अमेरिका भी हमसे कोई दुश्मनी नहीं निभाएगा, दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं करेगा। जो कर रहा है करेगा, जो अभी कर रहा है वो कब भी कर सकता है, करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अलावा कोई भी भारत का आदमी जब प्रधानमंत्री रहेगा, इस कुर्सी पर रहेगा, इस देश का नेतृत्व संभालेगा, वो किसी भी कीमत पे कम से कम अमेरिका और इजराइल के सामने तलवे नहीं चाटेगा, झुकेगा नहीं और अपना एयरबेस नहीं देगा। फिर हम जबरदस्ती इस युद्ध में धकेले नहीं जाएंगे, फिर हमें जाने अनजाने में ही ईरान से लड़ना नहीं पड़ेगा, फिर हम इजराइल और अमेरिका के पिछलग्गू नहीं बनेंगे। अगला जो नेतृत्व होगा उसकी कोई एपिस्टीन फाइल नहीं होगी, उसका कोई अडानी दोस्त का गला ट्रंप के फंदे में नहीं फंसा होगा। निदान क्या है? इस बात का समाधान क्या है? एकमात्र एक आपका इस्तीफा, तत्काल, अभी, इसी वक्त, इसी समय। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कल को ही अमेरिका, यानी कल को ही अगर ट्रंप आपको फोन करे और पूछे कि मोदी जी, मुझे तेल भरने के लिए या अपने जेट उड़ाने के लिए, अपने फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए आपके एयरबेस की जरूरत है, तो क्या आप में हिम्मत है कि उसे आप इनकार कर दोगे? भारत का एक भी बच्चा नहीं बोलेगा, भारत का एक भी आदमी को भरोसा नहीं है कि आप उसे इनकार कर पाओगे। आप उसे इनकार नहीं कर पाओगे, आप उसके हवाले कर दोगे, क्योंकि आप फंसे हो इप्स्टीन फाइल में, क्योंकि आपकी कमजोरी, अडानी का की गर्दन ट्रंप के हाथ में है, अमेरिका के हाथ में है। लेकिन आपके अलावा जो दूसरा नेतृत्व रहेगा वो ब्लैकमेल नहीं होगा, वो नहीं झुकेगा, चाहे जो भी होगा, फर्क कोई नहीं पड़ता। तो इसलिए समाधान आज क्या है मेरे दोस्त? जो बातें आपके सामने रखी, इसे तर्क से आप सोचिएगा और आपको सही लगे तो लोगों तक पहुंचाइएगा, लोगों को जगाइए कि नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाए। क्योंकि मैं पूरे भारत के लोगों से एक सवाल करता हूं, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, एक सवाल करता हूं, क्या ट्रंप नरेंद्र मोदी से इस लड़ाई के लिए एयरबेस मांगेगा तो नरेंद्र मोदी इनकार कर पाएंगे? और अगर इनकार नहीं कर पाते हैं तो परिणाम क्या होगा? सोच कर देखिए। आप भी अब कमेंट में जवाब दीजिएगा, बताइएगा कोई दूसरा रास्ता, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के अलावा कोई और रास्ता है तो भी आप कमेंट में बताइएगा कि इस तरह से भी इससे छुटकारा पाया जा सकता है। और ये परिस्थितियां जो युद्ध की बन रही हैं उसमें अमेरिका को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां भी उसके एयरबेसेस थे उड़ा दिए गए अगर इस क्षेत्र में, तो निश्चय ही वो पाकिस्तान और अमेरिका, भारत से ये मांग करेगा। अफगानिस्तान के पास नहीं जाएगा और वो सीधे इनकार भी करेगा। शायद बांग्लादेश इस समय नया नया मित्र बना है, वो भी इनकार कर दे, शायद श्रीलंका भी इनकार कर दे, शायद नेपाल भी नहीं इनकार कर दे, लेकिन आप में इनकार करने की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है और जुर्रत नहीं है। आप उससे समझौता कर लेंगे अपने हितों को ध्यान में रखकर और अडानी के हितों को ध्यान में रखकर, तो परिणाम क्या होगा? हम अनजाने में ही इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे और विनाश की आग में झोंक दिए जाएंगे। युद्ध की विभीषिका भारत को भी झेलनी पड़ेगी। भारत के हर आदमी से ये मेरा सवाल है, अगर मैं कहीं गलत हूं, ये मेरी सोच है, ये मेरा तर्क है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा रिसर्च है, लेकिन अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं उसे वापस लेता हूं। लेकिन अगर ये बात सही होती है, नरेंद्र मोदी मजबूर होकर के अगर अपना एयरबेस अमेरिका को देते हैं तो परिणाम क्या होगा? रूस और चीन खुल करके ईरान का साथ दे रहे हैं। चीन को भी नरेंद्र मोदी जी आप अपना दोस्त मानते हो, हालांकि वो किसी का दोस्त होता नहीं, लेकिन इस लड़ाई में साथ दे रहा है ईरान का। रूस साथ दे रहा है ईरान का, आप खड़े हो इजराइल और अमेरिका के साथ। आप सोच लो आप कहां खड़े हो।
आपके लिए आपके लोग कहते हैं आप विश्व गुरु हो, आप खुद भी सोचते हो आप विश्व गुरु हो। किसकी गुरुवाई करते हो आप? अमेरिका और इजराइल से आप ब्लैकमेल हो रहे हो और दूसरे देश आपको गुरु मानते नहीं। किसके विश्व गुरु हो? जिसमें इतना दम नहीं कि खोमैनी के शहादत के बाद उनको एक ट्वीट कर सके, संवेदना जता सके, वो अमेरिका का को ना कह पाएगा, इजराइल को ना कह पाएगा। भारत को बचने का इस युद्ध में न, इस युद्ध से दूर रहने का क्या रास्ता? आप इस समय गुटनिरपेक्ष नहीं हो। भारत गुटनिरपेक्ष रहा है और है, लेकिन आप गुटनिरपेक्ष नहीं हो। आप इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो और आपके खड़े होने का परिणाम भारत क्यों भुगते? इसलिए हर भारतवासी को यह सोचना चाहिए और नरेंद्र मोदी से इस्तीफा इन्हीं परिस्थितियों में अभी मांगना चाहिए। मेरी ये राय है, मेरी ये सोच है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हर आदमी को अपने राय रखने का अधिकार है। मैं कोई युद्ध का सीन दिखा करके लोगों को अपना वीडियो देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे तर्क अगर सही हैं और जिसको भी ये सही लगे वो आवाज उठाए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे कोई भी देश का कोई भी हो, पक्ष विपक्ष सबसे, देश आम आदमी सबसे, जो देख रहा है, जो आज मिसाइलें उड़ती हुई, गिरती हुई और लोगों को जलते हुए, मरते हुए, जो 160 बच्चियों की लाशें एक साथ देखा है, जो गजा को तबाह होते देखा है, उसे भारत में रह करके ये सोचना पड़ेगा कि ये हम पर भी हो सकता है, ये हमारे ऊपर भी आ सकता है। और चलिए ये परिस्थितियां नहीं बनती हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो भी ये दोनों जिन शैतानों के साथ आप खड़े हैं नरेंद्र मोदी, ये दोनों का अगला निशाना एकमात्र और एक भारत होगा। अगर यहां हो सकता है किसी कारणवश ये परिस्थितियां ना बने, अमेरिका जीत हासिल कर ले, अमेरिका दबा ले, अमेरिका ईरान को खत्म कर दे, कुछ भी हो, जो हो जाएगा, लेकिन बाद में अगला नंबर किसका आएगा दुनिया में? भारत, पूरी दुनिया में अगला नंबर किसका होगा? कौन होगा अमेरिका के निशाने पर भारत के अलावा? इस बात को समझना है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है अमेरिका से दूरी बनाना भारत के लिए। यही भारत के हित में होगा और यही भारत का स्टैंड रहा है हमेशा से और यही करना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले आपका इस्तीफा जरूरी है, यह तभी संभव होगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही।